हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप मेरे लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे होंगे और आप खूब पढ़ रहे होंगे और नोट भी कर रहे होंगे और अपने फ्रेंड्स में भी इन लेक्चर्स को शेयर कर रहे होंगे और उनको सब्सक्राइब करने का बोल रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक 12th फिजिक्स के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक, आज का सेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है गॉस थ्योरम। तो उससे पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं विनायक लर्निंग क्लासेस से। मैं पंकज सर। स्टार्ट करते हैं 12th फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगला टॉपिक है इसके अंदर लेक्चर नंबर 7 का टॉपिक नंबर जो 1 है उसका नाम है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर नाम से क्लियर है व्हाट इज एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर एक्चुअल में सरफेस का एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है कि सरफेस एरिया की जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको क्या बोलते हैं, उसके मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर बोलते हैं। तो आप लिख सकते हैं द एरिया ऑफ सरफेस, द एरिया ऑफ सरफेस is a vector quantity which has magnitude as well as direction। जिसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एरिया वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा ऐसे कोई भी शेप है, कोई भी शेप बना सकते हो। इसमें एक सर्टेन एरिया कंसीडर कर लिया है अपन ने ये। अब इस पार्ट का कुछ ना कुछ एरिया होगा, तो इसके एरिया को अपन सेंटर से इस तरफ डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली बता रहे हैं, जो नॉर्मली एन कैप से बाहर निकल रहा है सरफेस से। तो इसका जो एरिया वेक्टर है अपन ds से डिनोट कर देंगे। और यहाँ पे इसको नॉर्मल के साथ कैसे डिनोट करेंगे, ds वेक्टर इक्वल टू ds एन कैप। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर। आपको केवल इतना ध्यान रखना है बस, एरिया वेक्टर, नथिंग ऑफिशियल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। एरिया वेक्टर के बाद नेक्स्ट टॉपिक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसके अलावा इसका ऑब्जेक्टिव में भी इसका फॉर्मूला, यूनिट और डायमेंशन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ी गर्मी ज्यादा है आज, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसको हम रब कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई सरफेस रखा है तो उसमें से नॉर्मली जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होके जा रहे हैं, वो जो नॉर्मली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होके जा रहे हैं उस एनक्लोज सरफेस से, उसको क्या बोलेंगे अपन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको डिनोट करते हैं फाई से। ठीक है, कितनी जगह आपको फाई ए भी लगा हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से इस तरीके से बता सकते हो आप कि जैसे कि मेरे पास ये एक है पेपर, एक पुष्टा है, तो इस पुष्टे में से अगर ये लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे निकल के आर पार जाके इधर से निकल के इधर से बाहर आ रहा है, ठीक है, नॉर्मली, तो ये क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। जैसे टैप वाटर होता है, टैप वाटर कैसे आता है, एक पर्टिकुलर सर्कुलर पोर्शन से बिल्कुल सीधा ही आता है, नॉर्मली आता है, तो वो एक तरीके से फ्लक्स निकल रहा है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है इसका। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे आप, इसका डेफिनेशन हो जाएगा द इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with the electric flux linked with a surface the electric flux linked with a surface in an electric field
इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो सरफेस रहेगा इज इक्वल टू द total number of electric lines of force, total number of electric lines of force, total number of electric lines of force passing normally through the surface. ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिफाइन ये है कि एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड होता है किसी भी सरफेस से जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उससे पास होके जा रही है उस सरफेस से, कैसे, नॉर्मली, परपेंडिकुलरली, ये लिखा हुआ है नॉर्मली। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स उसमें से कैसे पास होंगे, नॉर्मली। तो जो सरफेस से जितने भी जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं उनको क्या बोलेंगे अपन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। ये आपके माइंड में होना चाहिए। एक और बात, इट इज डिनोटेड बाय फाई ई लिख लीजिए, और फाई से भी बता सकते हो, फाई ई से भी बता सकते हो, एंड इट्स एसआई यूनिट इज, चलो इसको लास्ट में लिखेंगे एसआई यूनिट। एक और बात ध्यान रखना, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती इसकी बात, किधर से भी निकल सकता है कि अगर सरफेस अगर ऐसा है, स्पेरिकल है, गोल है, जैसे कि सरफेस ये है, तो इसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आपके फ्लक्स ऊपर से भी निकल सकता है, इधर से भी यूं आसपास चारों तरफ से निकल सकता है, नीचे भी निकल सकता है, तो वहां पर डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। तो यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका जैसे कि डायग्राम अगर आप देखेंगे तो डायग्राम इस तरीके से बनता है कि आपके ये एक सरफेस बना हुआ है, ये आपके एक सरफेस बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें से जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरीके से पास हो रहा है, ये जा रहा है, ये यहाँ से बाहर आ गया, ये जा रहा है, यहाँ से बाहर आ गया, ये जा रहा है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में से ये बाहर निकल रहा है, ये आपका डीएस क्या हो जाएगा, इसका फ्लक्स हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है वो कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये होता है, इसको डी फाई ई, स्मॉल जब सरफेस के लिए बात करेंगे तो वो ई वेक्टर डॉट डी एस ऐसे भी याद रख सकते हो, और फाई ई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस, ठीक है। डॉट जब भी आता है तो डॉट को जब भी हटाते हैं तो क्या आता है, कॉस थीटा आता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको ऐसे भी लिख लीजिए आप, ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला आपके दिमाग में अंडरस्टूड है, तो आप इसको नोट कर लीजिए यहाँ पे, या फिर एक डेफिनेशन इससे भी बना सकते हो। इससे डेफिनेशन ये बन जाएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो प्रोडक्ट होता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उसके सरफेस एरिया का डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सरफेस एरिया का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, या फिर एरिया वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं फाई से। ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, इसको मैं रब कर रहा हूँ, भी खत्म नहीं हुआ ये, नोट कर लीजिए आप इन सब चीजों को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत बार 2 मार्क में पूछा गया है इसको, आप इसको आंसर इन 1 वर्ड में भी इसका फॉर्मूला पूछता है, तो आप इसका लिख लीजिए, इट्स एसआई यूनिट इज, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो आपको ध्यान देना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। और एक और यूनिट भी याद रख लीजिए इसका, सिंपल, इससे सिंपल यूनिट है वोल्ट मीटर, वीएम, वोल्ट मीटर, वीएम, ठीक है। एंड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला जो हो जाना है वो आपका है ml की पावर 3, p की पावर -3 और a की पावर -1। ये इसका क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव्स में इसको पूछा गया है, तो आप ध्यान दीजिए इसके ऊपर।
एक और बात ध्यान रख लीजिए आप कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आपका पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे पॉजिटिव नेगेटिव? अगर उसमें से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अगर बाहर की तरफ निकल रहे हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे कि अगर पॉजिटिव चार्ज है उस सरफेस पे तो बाहर की तरफ निकलेगा, और अगर अंदर की तरफ आ रहे हैं, अंदर की तरफ एंटर हो रहे हैं तो वहां पे वो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लीव कर रहे हैं तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और अगर एंटर हो रहे हैं तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें कुछ बातें और बता देता हूँ आपको ताकि कुछ और टर्म्स आपको क्लियर हो जाए। इसमें कुछ केसेस बनाए हैं, केस 1, ठीक है। केस 1 के अंदर ये है कि इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, कितना हो जाए थीटा 90 डिग्री, तो आपको पता है कि कॉस 90 की वैल्यू जो होती है कॉस 90 डिग्री 0 होता है। देन फ्रॉम इक्वेशन 1, ये आपकी इक्वेशन 1 में इसको बना रहा हूँ, इसको बना दो, इसको बना दो, किसी को बना दो। तो इक्वेशन 1 में जैसे अपन यहाँ पे ला के रखेंगे तो फाई ई इस केस में कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेना। एक बात और, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है, ये वेक्टर का साइन, ठीक है। तो यहाँ पे जब रखूंगा तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये 0 हो जाएगा। तो 0 की कंडीशन में क्या हो जाएगा कि ये पैरेलल होगा फील्ड के, तो ही 0 हो पाएगा, 0 एंगल तभी बनेगा। तो आप लिख दीजिए इसके नीचे वो लाइन ये हो जाएगी। लाइन पे ध्यान दीजिए कि हेंस इफ द सरफेस इज पैरेलल, अगर सरफेस क्या है, पैरेलल है किसके, टू द फील्ड, देन द फ्लक्स linked with it will be 0। क्या हो जाएगा, फ्लक्स आपका 0 हो जाएगा। और केस 2 के अंदर इतना है, केस 2 के अंदर इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो मिनिमम की कंडीशन होगी आपको ध्यान रखना, मिनिमम है दो। तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 0 डिग्री आपका होता है 1। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 तो कितना आ जाएगा, फाई ए इक्वल टू आ जाएगा आपके, डायरेक्टली आप लिख सकते हो ई डी एस, ठीक है। तो इसमें आपके क्या हो जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम की कंडीशन आ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि इसमें जब 90 लिया था तब ये पैरेलल था बिल्कुल फील्ड के, तो वहां पे एंगल 90 ले लेते, और जब यहाँ पे 0 डिग्री लिया था तो यहाँ पे क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, हेंस इफ द सरफेस इज परपेंडिकुलर टू फील्ड, देन द फ्लक्स लिंक्ड विथ, वही सेम लाइन है बस उसमें पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर, इट विल बी मैक्सिमम, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमम हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप इसको, आगे फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं अपन। यहां तक नोट कर लीजिए आप फ्लक्स का मैंने बताया आपको यूनिट, डायमेंशन और इसका फॉर्मूला आप ध्यान रख लीजिए, और डेफिनेशन भी ध्यान रख लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप उसको रट लीजिए बिल्कुल। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है गॉस थ्योरम। टॉपिक का नाम है गॉस थ्योरम। व्हाट इज गॉस थ्योरम?
सबसे पहला ही टॉपिक आता है व्हाट इज गॉस थ्योरम। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड से भी रिलेट करती है, तो आपको ध्यान देना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जितने भी टॉपिक है इस चैप्टर के वो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम है, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा तो मैं आपको न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ, तो देख लीजिए, बिल्कुल ब्रेथ होल्ड करके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इट स्टेट दैट, इट स्टेट दैट, क्या स्टेट करती है, इट स्टेट दैट, इट स्टेट दैट द, इट स्टेट दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या चीज, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड, ठीक है, कोई भी क्लोज सरफेस की बात कर रहा है, क्लोज्ड सरफेस, एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड, अ चार्ज is equal to the, is equal to the 1 by epsilon times, इसके इक्वल है 1 by epsilon times, is equal to the 1 by epsilon times the magnitude of 1 by epsilon times of the magnitude of the charge enclosed, चार्ज एनक्लोज्ड, ठीक है, जितना भी उस सरफेस में चार्ज एनक्लोज्ड है उसके 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स के इक्वल है किसका, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स के इक्वल है, तो आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे आप बता सकते हो एप्सिलॉन क्या है, हियर एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैंने एप्सिलॉन नॉट के बारे में, इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इधर लिख देते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है ये, ठीक है। और इसके स्टेटमेंट के बेस पे इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म अगर आपको माइंड में अगर बैठ गया, ये माइंड में अगर घुस गया यहाँ पे, तो इसका स्टेटमेंट आप लिख लो। देखो इसका जो स्टेटमेंट है वो ऐसे बना हुआ है, फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी एस, ये एस इसलिए लगाते हैं क्योंकि सरफेस इंटीग्रेशन है, और इक्वल है किसके, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। देखो ये इसका स्टेटमेंट है, मेन स्टेटमेंट, इस मेन स्टेटमेंट के बेस पे आप इसको लर्न कर सकते हो पूरा। देखो इट इज स्टेट दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपन पाई से बताते हैं, ठीक है, ई इसलिए लगाए क्योंकि अपन बता सके इलेक्ट्रिक का फ्लक्स है, आगे जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे एक फ्लक्स आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फाई ई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और एनक्लोज्ड उसके अंदर जो भी चार्ज वो इक्वल है किसके, 1 बाय एप्सिलॉन, मतलब ये फाई ई किसका है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसके इक्विवेलेंट में अपन पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स में सेम फॉर्मूला, तो इसको इसके इक्विवेलेंट लिखना जरूरी है। और ये कितना है, 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स, देखो 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स किसका, 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इनक्लोज, देखो चार्ज कितना है, जो इनक्लोज जो इसके अंदर, तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है, 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इनक्लोज, ठीक है, आपको ध्यान रखना है किसके इक्वल है, मैग्नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल है, ये आपको ध्यान देना माइंड के अंदर। ये आपका स्टेटमेंट है। अब इसका कोई भी थ्योरम होता है तो उसका डेफिनेटली आपको प्रूफ करना पड़ता है, तो प्रूफ देख लेते हैं अब इसका अपन। तो प्रूफ पे आते हैं, ये आपका प्रूफ। तो प्रूफ करने से पहले इसका सबसे पहले डायग्राम बनाना जरूरी है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम अगर समझ में आ गया सब कुछ खत्म, सब आ गया, फुल में से फुल मार्क। तो डायग्राम तो ये बोलता है, ये आपका एक सर्कुलर बॉडी अपन ने कंसिडर कर लिया है, इसका ये सेंटर ओ है, ठीक है, इस सेंटर ओ पे अपना क्या है, प्लस क्यू चार्ज रखा है, और यहां से क्या है, अपन ने एक सरफेस बनाया अपन ने, जहां पे अपन को क्या फाइंड करनी है, अपन को फ्लक्स फाइंड करना है, कितना फ्लक्स इस जगह से बाहर निकल रहा है। ये अपन ने डायरेक्शन बाहर की तरफ बता दिया, और यहाँ पे अपन बता रहे हैं इसका ds वेक्टर है, इसका एरिया, और इस पूरे का एस है,
ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज है इसके ऊपर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। प्लस क्यू चार्ज में से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर निकलती है, बाहर की तरफ निकलती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, बाहर की तरफ, ये आपका एरिया वेक्टर इसका। और अपन ने एक पॉइंट भी कंसीडर करा इस जगह, जहाँ पे अपन को क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, ठीक है। और इसकी यहाँ से यहाँ तक जो सर्कुलर है तो इसका रेडियस कितना, आर से बता रहे हैं अपन, स्मॉल आर से। तो ये सब आप नोट कर लीजिए, ये आपको डायग्राम में सब चीज है, और ये मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा सारी चीजें, तो आपको पता होनी चाहिए। तो ये अपन को इस वाले पार्ट का है, ठीक है, इस छोटे पार्ट का फाइंड कर लेंगे, तो इंटीग्रेट जब कर देंगे तो पूरे सरफेस का अपन को पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस टॉपिक को ध्यान से देखते जाइए, बिल्कुल माइंड लगा के, बिल्कुल हिलनी नहीं चाहिए। आप भली वीडियो को बार बार पीछे फॉरवर्ड पीछे बैक कर करके बार बार सुनिए, देखिए, समझिए, इंपॉर्टेंट है। फुल में से फुल मार्क लाना जरूरी है। आगे इसका डायग्राम का कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं अपन, क्या बोलते हैं, ये अपन को फॉर्मूला प्रूव करना है ये वाला, ठीक है। तो इसको हम पूरे को मिटा देता हूँ, ये अपने होप लिख लिया होगा। तो डायग्राम पे आते हैं अपन, देखिए डायग्राम क्या बोलते हैं, कंसिडर कर लिया अपन ने क्या, कंसिडर, देखो क्या कंसिडर करा है, किस अपन ने कंसिडर करा है, कंसिडर डेट, देखो कंसिडर क्या करा है अपन ने, यहाँ पे जो कंसिडर करा है अपन ने, एक पॉइंट चार्ज कंसिडर करा है प्लस क्यू, ठीक है। कंसिडर डेट अ पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस क्यू दे रहा, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज अपन ने क्या कर लिया, यहाँ पे कंसिडर कर लिया है। इस सिचुएटेड एट, कहाँ पे सिचुएटेड है, इस सिचुएटेड एट, इट्स सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर स्फीयर दिख रहा है आपको पूरा ये, ठीक है। इसके सेंटर पे क्या है रखा हुआ है, बिल्कुल सिचुएटेड है उसी जगह पे। ऑफ रेडियस, इसकी रेडियस कितना है स्फीयर का, स्मॉल आर क्या है, इसका रेडियस है, ये स्मॉल आर इसका रेडियस है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे लेट ई वेक्टर, कुछ ना कुछ उस जो भी पॉजिटिव चार्ज रखा है तो उसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है अपना, ई वेक्टर, बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, एट एनी पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, कैपिटल पी, ठीक है। कैपिटल पी पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो अपन को पता है, फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि कभी भी किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो तो उसका फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है, E इक्वल टू ई वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर है पूरा, ये इसका रेडियस है, तो ये आर क्या हो गया अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास आ गया है, ये अपन को पता है, पहले प्रीवियस लेक्चर्स में अपन ने पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये अपन ने छोटा सा स्मॉल एरिया एलिमेंट अपन ने कंसिडर करा है, तो आगे वापिस कंसिडर अ स्मॉल एरिया एलिमेंट, जिसको बोल रहे हैं अपन डीएस वेक्टर, ठीक है, ये डीएस वेक्टर, ठीक है। ये छोटा सा एरिया अपन ने कंसिडर कर लिया है अराउंड द बंद कर देता हूं इसको बॉक्स में, अराउंड द पॉइंट पी, कहां पे है, पॉइंट पी के आसपास, ठीक है। सिंस द एरिया एलिमेंट is located on the surface
since the area element is located on the surface of the sphere, surface of the sphere। देखो एरिया एलिमेंट कहाँ लोकेट करे हुए, इसके स्फीयर के सरफेस पे, सरफेस के बाहर नहीं है, सरफेस के ऊपर ही है। अपन ने उसका सरफेस का एक छोटा सा पार्ट लेट कर लिया है एरिया एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस पे है कॉमा द एरिया वेक्टर, तो इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, ds वेक्टर। ये आपको ध्यान देना है। तो इसका एरिया वेक्टर अपन ने बता दिया यहाँ पे ds है, विल आल्सो अलोंग, उसका डायरेक्शन देखो ds वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, o से p की तरफ है, op वेक्टर अलोंग op, ठीक है। वेक्टर का सिंबल लगा दिया, ठीक है। यहां तक अपन आ गए हैं। बस इसके आगे बस अपना मैथमेटिक्स है और अपन इसको सॉल्व करके इसको फिनिश करते हैं, ठीक है। ये अब डायग्राम का डिस्क्रिप्शन है। ये फर्स्ट पार्ट में अपन ने ऊपर का बताया और सेकंड पार्ट में अपन ने छोटे पार्ट का बताया। तो आप इसको देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए कि यहाँ पे अपन ने क्या करा कि स्मॉल एरिया एलिमेंट लेट करा, ये जिसको अपन ds से बता रहे हैं, इसके p के अराउंड आसपास है, ये p के आसपास में है। और यहाँ पे अपन ये लोकेट करा हुआ किससे, स्फीयर पे बना हुआ है, ये इस स्फीयर पे बना हुआ है। तो इसका अपन ने एरिया वेक्टर क्या कंसिडर कर लिया, ds, ठीक है। और उसका डायरेक्शन किधर है, o से p की तरफ है, ये अपन ने यहाँ पे बता दिया है। इसके ऊपर का ये था कि कंसिडर करा अपन ने पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज q सिचुएट करा हुआ है उस पॉइंट पे, और कहाँ पे, सेंटर ऑफ स्फीयर पे रखा हुआ है, r रेडियस है उसकी। और इलेक्ट्रिक फील्ड E अपन को बतानी किस पे, पॉइंट P पे स्फीयर की, तो r डिस्टेंस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अपन को पता है। आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे तो फिनिशिंग मूव है केवल। तो यहाँ पे क्या बोल देंगे अपन, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसके बाद कुछ भी नहीं है। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी एरिया एलिमेंट, therefore electric flux through any area element ds is given by, ठीक है। तो आपको पता है एरिया एलिमेंट, आपको पता है कि एरिया एलिमेंट, आप यहाँ पे छोटे से पार्ट का अगर अपन ने एरिया लिया है तो उसका जो फ्लक्स भी होगा वो कम ही होगा, क्योंकि पूरे सरफेस का तो अपन फाइंड नहीं कर रहे, छोटे से पार्ट से अपन बड़े पार्ट की तरफ जा रहे हैं। तो अपन यहाँ पे इसका जो एरिया फ्लक्स हो जाएगा वो आप डी फाई ई ले लेंगे और इसको इक्वल लिख देंगे किसके, इंटीग्रेशन ऑफ ई एस। यहाँ पे एस क्या बता रहा है, सरफेस इंटीग्रेशन को बता रहा है। आप डायरेक्ट इस टर्म को याद रखिए, बायो वाले स्टूडेंट स्पेशली। और डॉट क्या आ जाएगा, डी एस, ठीक है। डॉट जब भी होता है तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे डॉट हटाएंगे तो कॉस आ जाएगा, और यहाँ पे जो इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पे आप क्या लेगो, 0 डिग्री लोगे, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। डायरेक्शन जब सेम होता है तो इसका एंगल जो लोगे आप 0 लोगे। तो यहाँ पे क्या लोगे, डी फाई ई इक्वल टू, ई की वैल्यू भी रख देते हैं अपन, ई की वैल्यू बाद में रखेंगे, यहाँ पे कर लो ई डी एस और यहाँ पे लिख दो cos 0 डिग्री। और cos 0 की वैल्यू सबको पता है, cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, ठीक है। कितना होता है 1। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेंगे, यहाँ से आप ई डी एस, बस, ठीक है। बस इसके बाद कुछ भी नहीं बचा, अब तो डायग्राम की भी जरूरत नहीं है। ये आपका हो गया, इसके बाद कुछ नहीं। यहाँ पे आप इसको देखो, इक्वेशन 1 से आप ई का वैल्यू रख दीजिए। ई का वैल्यू कितना है, वो है 1/4πε0 q/r² ds। ds का कोई वैल्यू नहीं है, इसको यहाँ से पूरा बाहर निकाल लो, ठीक है। यहाँ से अपन इसको पूरे को बाहर निकाल लेते हैं। 1 मिनट, मैंने कुछ मिस्टेक ये करा है कि यहाँ पे बोला है देयरफॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पे भी मेरे को इंटीग्रेशन लगाना जरूरी था, ये आप सिंबल लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जब इंटीग्रेशन सॉल्व करूंगा, पूरे सरफेस का जब सॉल्व करूंगा तो मेरे पास पूरे का आ जाएगा, ठीक है। तो सरफेस का सॉल्व करने से पहले आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 1/4πε0 q/r² बाहर, और इसको लिख लीजिए ds, ठीक है। और यहाँ पे एक बात और लिख दीजिए, डायरेक्टली आपको समझ में आनी चाहिए कि जब कभी भी इंटीग्रेशन सिंपल सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर फाई ई आ जाएगा, ये पूरे उस स्फेरिकल सरफेस का पार्ट निकाला है।
ये इतने से पार्ट का अपन बात कर रहे थे यहाँ पी पॉइंट के साथ में, तो अपन पूरे सरफेस का फाइंड करेंगे तो इंटीग्रेशन की तरफ जाते हैं और यहाँ पे इसका वैल्यू लिखेंगे अपन क्यू अपॉन आर स्क्वायर एज इट इज, और इसकी जगह लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे एस लगाना भूल गया मैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी एस लगा देना, 4 पाई आर स्क्वायर। ये कैसे आया वो मैं आगे स्टेप में आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिख लीजिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, सरफेस ऑफ एरिया ऑफ स्फीयर अपन लिख देते हैं ds से, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्या डिनोट कर रहा है, ds उस सरफेस एरिया को डिनोट कर रहा है उस स्पेरिकल पार्ट पे। तो ये आर रेडियस के साथ में, तो इसका जो सरफेस एरिया हो जाएगा पूरे का, ds की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इंटीग्रेशन है तो पूरे पार्ट को कवर करता है ये, ठीक है, इस छोटे पार्ट को नहीं बताएगा ये। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी अपन ने, इसको अपन कट कर देते हैं। देखो 4 पाई से 4 पाई काटना है आपको, यहाँ पे काटने की कंडीशन है, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को भी काट देना है, ठीक है। तो आपके पास जो फाइनल जो बचेगा वो क्या बचेगा वो देख लीजिए। तो जो फाइनल टर्म जो आपके पास यहाँ पे बचेगी वो आप क्या लिख दोगे, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, और लास्ट में लिख दोगे दिस प्रूव्स कौन सी थ्योरम, गॉस थ्योरम, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन क्यों लगाया, ये इंटीग्रेशन लगाया तो इसका जब इंटीग्रेट करेंगे डी हट जाएगा, यहाँ पे पाई रह जाएगा, मतलब पूरे सरफेस का फ्लक्स की बात कर रहा है। और यहाँ पे देखिए इसको अपन जब 0 डिग्री लेंगे, यहाँ पे डॉट हटाएंगे तो cos 0 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी बाहर की तरफ ही जा रहा था। डायग्राम जब देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर थी और ds की डायरेक्शन भी सेम थी, तो एंगल इनके बीच में कितना बन जाएगा 0 डिग्री बन जाएगा। तो ऐसे केस में अपन 0 डिग्री ले लेंगे, 0 डिग्री cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 है, तो यहाँ पे कंडीशन ऐसे है कि e की वैल्यू अपने इक्वेशन 1 से यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से e की वैल्यू रख दी अपन ने, तो e की वैल्यू रख दी, यहाँ से बाहर आ गया, इसकी वैल्यू डायरेक्ट ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे देखो आपके पास ये बच रहा है, ठीक है, ये आपने कट गया इससे, ये पूरा इससे कट गया, ये पूरा टर्म देखो, ये 4 पाई से 4 पाई कट गया, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर बचा क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। क्यू अपॉन एप्सिलॉन मतलब क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन मतलब क्या होता है, ये होता है, ठीक है, यही क्या है गॉस थ्योरम है, 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज जो भी है उसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एनक्लोज टू सरफेस के अंदर, और वो किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल है। ठीक है दोस्तों, आप इसको पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से भी, और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और लाइक भी कर दिया करें, और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें। आगे जाके मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाला हूं जिसमें आप सभी लोगों को ऐड करूंगा। उससे क्या होगा कि आपके जो भी डाउट्स, क्यूरी जो भी है, आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ भी आपसे पूछा करूंगा, तो उससे आपको और बातें क्लियर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।